बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स वगैरह के बारे में डिस्कशन की थी और अपने पास एग्जांपल नंबर 6 में जो जो हेड्स हमारे पास इन्वॉल्व थे उनमें हम लोगों ने देखा था कि कौन सा हेड डेबिट और कौन सा हेड क्रेडिट हो रहा है। आपकी बुक में देखें, फर्स्ट चैप्टर में फिफ्थ जो पॉइंट है हमारे पास, डबल एंट्री बुक कीपिंग। हम लोग ना सिंगल एंट्री बुक कीपिंग नहीं किया करते। ये मतलब पुराने वक्तों की बात थी, क्या ऐसा होता था, लेकिन अब हम लोग सिंगल एंट्री बुक कीपिंग नहीं करते, डबल एंट्री बुक कीपिंग। क्या हर चीज का ना डुअल इम्पैक्ट है कि अगर कोई चीज आपके पास आ रही है तो कोई ना कोई चीज आपसे जा भी रही है, कोई चीज आपके पास डेबिट हो रही है तो उसके अगेंस्ट कुछ और हेड क्रेडिट भी हो रहा होगा। इसीलिए डबल एंट्री बुक कीपिंग कहा जाता है कि डेबिट एंड क्रेडिट इम्पैक्ट दोनों आप लोगों को नजर आएंगे। फिर डबल एंट्री बुक कीपिंग में देखें, एवरी ट्रांजैक्शन दैट अफेक्ट्स एसेट्स। अब कौन कौन से हेड्स इन्वॉल्व हैं हमारे पास? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगी ना तो आपको यही 5 हेड नजर आएंगे उसके अंदर। मस्ट हैव एन ऑफसेटिंग इफेक्ट टू मेंटेन द अकाउंटिंग इक्वेशन। हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन होती है कि एसेट्स प्लस लायबिलिटीज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल, या इसको मतलब चेंज करके हम यूं भी कह सकते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसको कहा जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जब भी आप लोगों से अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये कहलाती है अकाउंटिंग इक्वेशन। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी ना, हम उसको जैसे ही रिकॉर्ड करेंगे हमेशा हमारे टोटल एसेट्स इक्वल टू होंगे हमारे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के टोटल के। इनका टोटल इफेक्ट नहीं होता, मतलब दोनों साइड से इक्वल आ जाती है हमारे पास। अगर हमारे पास टोटल एसेट्स 1 लाख रुपए के रखे हुए हैं तो हमारे पास कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का टोटल भी 1 लाख रुपया होगा। मीन्स दैट ऐसा हो सकता है कि मेरा कैपिटल 80,000 रुपीज से हो और मुझ पर 20,000 रुपीज की लायबिलिटीज हो, तो 80 प्लस 20 मिलकर 1 लाख रुपीज बना दें। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा डबल एंट्री बुक कीपिंग में मेंटेन रहती है। नेक्स्ट देखें, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड एंटर्ड इन एट लीस्ट 2 प्लेसेस। हर ट्रांजैक्शन में अगर आप लोग देखो, ये जो हम लोगों ने एग्जांपल सॉल्व की थी, एटलीस्ट 2 ऐसे हेड थे जो आप लोग आइडेंटिफाई करते थे, तो 2 डिफरेंट जगहों पे जाके रिकॉर्ड होती है हर ट्रांजैक्शन। 2 डिफरेंट जगहों पे जाके रिकॉर्ड होती है, उसके 2 इफेक्ट्स आप लोगों को नजर आएंगे। फिर कहते हैं एटलीस्ट 2 मींस दैट इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 हेड्स आप लोगों को जरूर मिलेंगे। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी पहली पहली एग्जांपल है तो आप लोगों को सिर्फ 2 हेड नजर आएंगे। द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग। क्या कौन सा प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एटलीस्ट 2 हेड्स में जाकर रिकॉर्ड करें। इस प्रोसेस को डबल एंट्री बुक कीपिंग कहा जाता है। फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये बात मैंने आप लोगों को कल बता दी थी कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट एंड क्रेडिट इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि ये किसी अकाउंट की लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड है। लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज डेबिट साइड एंड द राइट साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट साइड। अब यहां पर देखिए, आपसे कहता है each business transaction has 2 aspects which are named as debit and credit by norms in accounting. By conventions, the term debit and credit are shortened to DR and CR। तो मैंने आपसे कहा था डेबिट क्रेडिट के लिए एब्रिविएशन यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट, टोटल डेबिट एंट्रीज and total credit entries must always be equal, this maintaining the accounting equation। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों ने गाड़ी परचेज की, कैश पे किया, गाड़ी को डेबिट कर रहे हो आप लोग जाकर 1 लाख रुपए से,
जबकि कैश को क्रेडिट कर रहे हो 80,000 रुपए से, ये नहीं हो सकता। मतलब जितना आपने पे किया होगा गाड़ी की प्राइस भी उतनी। ऑलराइट, तो आप लोगों ने डेबिट जितनी अमाउंट से करना होता है, क्रेडिट हमेशा उतनी अमाउंट से ही होगा। अगर ये उस सिचुएशन में है जब दो हेड्स इन्वॉल्व हों, कि जितनी अमाउंट से डेबिट हुआ है उतनी अमाउंट से ही क्रेडिट होगा। बात क्लियर? अगर दो से ज्यादा हेड इन्वॉल्व है तो डेबिट अकाउंट्स का टोटल क्रेडिट अकाउंट्स के टोटल के इक्वल होना चाहिए। डेबिट्स ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट। अगर ऐसा होगा तो अकाउंटिंग इक्वेशन मेंटेन रहे। ऑलराइट, देखिए अगर आपने कोई भी चीज परचेज की कहीं से और वो चीज थी 100 रुपए की, आप उसको पे कितना करोगे? 100 रुपए। अब इसमें अगर आप लोग देखें कि हेड कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, परचेजेस एंड कैश, तो परचेजेस को रिकॉर्ड करोगे, डेबिट करोगे 100 रुपीज से, और कैश को क्रेडिट करोगे 100 रुपीज से। इसलिए डेबिट और क्रेडिट दोनों को इक्वल रखा जाता है। हेड डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन अमाउंट्स डिफरेंट नहीं होती। नेक्स्ट देखें, एन अकाउंट is a record of an individual type of। अब आपसे वो बात कर रहा है कि बेसिकली मैं अकाउंट वर्ड से क्या मीनिंग ले रहा हूं। तो कहते हैं कि अकाउंट से मुराद होता है इंडिविजुअल टाइप ऑफ एसेट्स। अब देखिए आपके पास एसेट्स काफी सारे थे, कौन कौन से? नॉन करंट एसेट्स थे, करंट एसेट्स थे, फिर नॉन करंट एसेट्स में काफी सारे एसेट्स थे। कहता है हर एसेट का अपना अलग से रिकॉर्ड। मतलब अगर आपके पास मशीनरी है तो अलग से रिकॉर्ड करोगे, व्हीकल्स हैं अलग से रिकॉर्ड करोगे, बिल्डिंग है अलग से रिकॉर्ड करो, कैश सेपरेट उसका अकाउंट बनेगा, बैंक उसका सेपरेट अकाउंट बनेगा। आपके रिसीवेबल्स में 100% शामिल है, 100 डिफरेंट अकाउंट्स बनेंगे, हर पर्सन का अलग अलग जाके अकाउंट बनेगा। और इसी तरह से लायबिलिटीज के साथ है, आपने 100 लोगों के पैसे देने हैं, आप 100 डिफरेंट अकाउंट्स बनाएंगे, हर किसी को अलग अलग सेपरेटली जाके रिकॉर्ड करेंगे। आप अपनी तमाम लायबिलिटीज का एक ही अकाउंट नहीं बना सकते, आपने हर पर्सन के लिए अलग अलग अकाउंट बनाना है। आपने कोई बैंक लोन लिया हुआ है उसके लिए अलग से अकाउंट बनेगा, आपके कैपिटल का अलग से जाके अकाउंट बनेगा। ऑलराइट, तो यहां पर उन्होंने कहा an account is a record of individual type of assets, liabilities, income, expenses, or equity. For example, a record of amounts owned by an individual customer, an asset, or a record of a utility bill as an expense. कि अब आप लोगों ने अपने किसी रिसीवेबल से अमाउंट रिसीव की तो वो डेटर अकाउंट में जाएगा, उसके अकाउंट में। कुछ यूटिलिटी बिल पे किया तो एक्सपेंस अकाउंट का पार्ट बन जाएगा। किसी अपने क्रेडिटर को पे किए तो क्रेडिटर अकाउंट में आप लोग चले जाएंगे। अब डेबिट क्रेडिट के रूल्स आपको बताता है, यही रूल्स कल हम लोगों ने देखे थे, जिन्हें हम लोगों ने ग्रुप ए एंड ग्रुप बी कहा था। अब सिर्फ फर्क पता है क्या है कि इसने ना अपने हेड्स को शॉर्ट करके लिखा हुआ है और हम लोगों ने इसमें 4 मजीद हेड शामिल कर दिए थे। कौन कौन से? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें ना तो अपनी बुक के साथ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप लोग, जैसे उसने कहा एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स, इसी के साथ हम लोग शामिल कर देंगे परचेजेस एंड सेल्स रिटर्न। ये ग्रुप ए के एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। ग्रुप बी के एलिमेंट्स में लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, लेकिन इसी के साथ आप लोग लिख देंगे एंड परचेज रिटर्न। अब ये हेड कंप्लीट हो गए आपके। अब रूल चेक करें, उसने ऊपर इंक्रीज डिक्रीज लिख दिया, मैंने भी यही बात आपसे कही थी। कहता है कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में इंक्रीज डेबिट हो जाएगा और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स में इंक्रीज क्रेडिट हो जाएगा। आपने सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, इसी के मुताबिक इसकी नेचर बन जाती है कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये डेबिट नेचर कहलाएंगे और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स क्रेडिट नेचर कहलाएंगे। और अगर इनका रिवर्स देखें कि अगर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में इंक्रीज है तो डेबिट पे
तो अगर डिक्रीज है तो, और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स में इंक्रीज क्रेडिट पर, तो डिक्रीज है तो ये हमारे पास रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिए थे। आई होप कि ये बात समझ आ गई आपको। इन्हीं रूल्स को यूज करते हुए हम लोगों ने ये सब कुछ किया था। क्लियर है ना यहाँ तक सब बच्चों को? तो अब ये सब करने का मकसद क्या था? हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में जब हम लोग बुक कीपिंग करने लगते हैं, अकाउंटिंग तो स्टार्ट हो ही जाएगी, लेकिन अकाउंटिंग की सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो बुक कीपिंग होती रहती है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने इन तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग फॉर्म में जाके रिकॉर्ड करना होता है, और वो जो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास कहलाती है वो है जर्नल एंट्रीज। जो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास बनती है वो कहलाती है हर बिजनेस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज। तो आज हमारा फोकस होगा कि हम लोगों ने किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज को किस तरह से मेंटेन करना है। आर यू रेडी? आवाज ही नहीं निकली। जिस तरह से आप लोगों ने देखा एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर, कि जितना काम हम लोगों ने किया ना, बेसिकली जर्नल एंट्रीज को सीखने के लिए हम लोगों ने किया था कि जर्नल एंट्रीज को हम लोगों ने कैसे बनाना है। आप लोगों ने ये सारा काम करना है, लेकिन अब माइंड में करना है। ये सब कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करने की आपको जरूरत नहीं पेश आनी। अब आप लोगों ने जाना है डायरेक्ट जर्नल एंट्री की तरफ। क्या आपने कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन पढ़नी है और उसकी जर्नल एंट्री जाके बना देनी। ये सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन ये सब कुछ बैक एंड पे हो रहा होगा कि कौन से हेड्स इन्वॉल्व हैं, किस में इंक्रीज डिक्रीज है, कौन डेबिट हो रहा है, कौन क्रेडिट हो रहा है, ये सब कुछ करोगे, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं पेश है। आप लोगों ने ये सब कुछ सिर्फ हमने माइंड में सोचना है, और इसको लिखना किस तरह से है उसके लिए प्रॉपर मेथड है, और वो आप लोग लिखेंगे कुछ इस तरह। जर्नल एंट्री, इसमें आप लोगों ने 4 कॉलम अपने पास बनाने हैं। द फर्स्ट वन इज डेट, नेक्स्ट वन इज पर्टिकुलर्स या डिटेल्स वगैरह कुछ भी कहते हैं इस तरह से। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, डेबिट ऑलवेज कम्स फर्स्ट, ये रोज याद रखना। डेबिट ऑलवेज कम्स फर्स्ट। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो और आपसे जर्नल एंट्री पूछी जाए ना, आपने क्रेडिट पहले नहीं बताना, आपने पहले उसे डेबिट हेड बताना कि डेबिट कौन हो रहा है, उसके बाद क्रेडिट बताना है। क्लियर? डेबिट ऑलवेज कम्स फर्स्ट। अब ये 4 कॉलम है जो आप लोगों ने मेंटेन करने हैं। फर्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन पे चले। द फर्स्ट वन इज बॉट मोटर व्हीकल फॉर कैश। अब ये सारा वो जो बैक एंड पे काम हमने करना था वो हम लोगों ने पहले ही किया हुआ है। इसमें कौन कौन से हेड्स इन्वॉल्व हैं? मोटर व्हीकल। द सेकंड वन इज कैश। इंक्रीज डिक्रीज भी हम लोगों ने देख लिया था कि मोटर व्हीकल में इंक्रीज है, कैश में डिक्रीज है, दोनों ही एसिड्स हैं। मोटर व्हीकल भी एसिड है और कैश भी एसिड है, और इसमें एक नॉन करंट एसिड है और दूसरा करंट। अच्छा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों करंट एसिड्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि एक में इंक्रीज है और दूसरे में, जिसमें इंक्रीज है वो डेबिट हो जाएगा, कौन? मोटर व्हीकल। और जिसमें डिक्रीज है क्रेडिट, कौन है? कैश। अब जब आपने जाकर इतना काम आप लोगों ने बैक एंड पे कर, किसमें एक मोटर व्हीकल अकाउंट शामिल है, दूसरा कैश का अकाउंट शामिल है, डेबिट कौन हो रहा है? मोटर व्हीकल अकाउंट। डेट मेंशन, मोस्टली हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के साथ डेट मेंशन होती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जाती है तो डेट की जगह पे वो सीरियल नंबर दे देते हैं कि इतनी बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो डेट के कॉलम में आपने ये नंबरिंग की, और एज इट इज जैसे वो रूल यूज कर रहा है कि जिस तरह से वो नंबरिंग लिख रहा है आपने नंबरिंग वैसे लिखी। उसने ABCD लिखा है, आपने ABCD लिखा।
उसने 1 2 3 रोमन में लिखा है, आपने बिल्कुल वैसे लिखा। क्लियर? तो यहां पर फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप लोग जाएंगे, यहां पर मेंशन करेंगे फर्स्ट, उसके बाद पर्टिकुलर्स में द फर्स्ट अकाउंट इज मोटर व्हीकल, और साथ में वर्ड यूज हो जाता है अकाउंट। सिर्फ मोटर व्हीकल नहीं लिखनी, बस इसके साथ एक वर्ड यूज कर देना है अकाउंट, मोटर व्हीकल्स अकाउंट, मोटर व्हीकल अकाउंट। अच्छा, अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ना न्यूमेरिकल वैल्यूज नजर नहीं आ रहे, अदरवाइज वो आपसे कहेगा फॉर रुपीज 10,000 20,000 100,000 कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी। डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में जाकर वो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी जाती है कि मोटर व्हीकल है कितनी अमाउंट की। अब यहां पर नहीं है तो हम लोग ना ये यूज करते हैं, इससे मुराद होता है एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। ऑलराइट, इससे मुराद है एनी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन होती तो हम वो आके लिख देते। बात क्लियर? फिर आपने नेक्स्ट लाइन पे जाना है, और नेक्स्ट लाइन में बिल्कुल मोटर व्हीकल के नीचे नहीं लिखना, आप लोगों ने थोड़ी सी राइट साइड पे जाना, और यहां पर आके आपने लिखना है कैश अकाउंट। अब यहां से पता चल जाता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा है ना वो डेबिट अकाउंट है, और जो राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा है वो क्रेडिट। क्लियर? ये हमेशा ऐसे ही करना है, मोटर व्हीकल के बिल्कुल नीचे नहीं दूसरा अकाउंट लिख लेना। अब यहां पर क्रेडिट कॉलम में जाकर इसकी अमाउंट, और जो डेबिट कॉलम में अमाउंट थी क्रेडिट कॉलम में भी सेम वही अमाउंट आ जाए। ये बात क्लियर हो गई? एट द एंड आपने इसको अंडरलाइन कर देना है। ये आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। फर्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग एंट्री आप लोगों ने बना दी। जर्नल एंट्री या अकाउंटिंग एंट्री एक ही बात है। क्लियर है ये बात? कोई शो मुश्किल काम था? गुड। द सेकंड वन इज नरेशन अभी के लिए नहीं लिखी जाएंगी, इंट्रो टू अकाउंटिंग में नहीं लिखनी, वैसे लिखी जाती है। ये जो लोग पहले से पढ़ के हुए नरेशन वगैरह की बात कर रहे हैं, ये हम लोग FAR 1 में करते हैं। इंट्रो टू अकाउंटिंग में स्टेप बाय स्टेप समझा रहे होते हैं, तो बच्चों पर ज्यादा बर्डन नहीं डालना, इसीलिए सिर्फ डेबिट और क्रेडिट करना चाहिए। ओके ओके। द सेकंड वन इज पेड creditor नवाब शाह, ट्रेडर्स बाय कैश। अब डेबिट कौन हो रहा था? डेबिट कौन हो रहा था? क्रेडिटर नवाब शाह और नवाब शाह ट्रेडर्स। और क्रेडिट कौन हो रहा है? कैश। अब आएंगे सिंपली यहां पर लिख देंगे इस तरह, क्रेडिटर नवाब शाह ट्रेडर्स अकाउंट। ये डेबिट किया आपने, एंड कैश से कैश काउंट क्रेडिट। आई होप कि आपको सीक्वेंस का पता चल गया है कि आपने क्या काम करना है। शुरू हो जाए, तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज बनाकर शाबाश, प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर जिस तरह से मैं बना रहा था। एग्जांपल नंबर 6 को कंप्लीट कर, जल्दी करें। तो अब आप लोगों ने इन तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में, इस फॉर्म में रिकॉर्ड कर दिया होगा। अब आपके लिए कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। तो अकाउंटिंग करते हुए सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हमें बता देगा और हमने उनको जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में लिखना होगा। ये प्रॉपर फॉर्मेट है। अच्छा देखिए भाई, लाइंस का इस्तेमाल कम से कम करो। आपको ना ये जो आप लोग वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं।
लेकिन खुद अपनी राइटिंग को इस सीक्वेंस के साथ रखो कि अमाउंट्स बिल्कुल एक ही कॉलम में आती जाए। ये ना हो यहाँ से स्टार्ट किया और एंड यहाँ पे हो रहा है, इस तरह का नहीं करना। लेकिन आपको ना ये वर्टिकल लाइंस लगाने की भी जरूरत नहीं है। स्टार्ट में सिर्फ हेडिंग डालें, उसके बाद सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन हर बिजनेस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री लिखने के बाद आपने उसको अंडरलाइन जरूर करना है। वो इंडिकेशन होती है कि यहाँ पर हमारी एक जर्नल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट लाइन से मैं दूसरी जर्नल एंट्री करने जा रहा हूँ। डेबिट को एक लाइन पे लिखा करो और सबसे पहले लिखा करो, और क्रेडिट उससे नेक्स्ट लाइन पे जाके लिखा करो और थोड़ी सी राइट अलाइनमेंट के साथ। ओके हो गया? नेक्स्ट देखें। एक क्वेश्चन तो आपके पास ये आ गया, हमने अपने आप को न्यूमेरिकल के लिए भी तैयार करना है, क्योंकि आपको पता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में मौजूद है, उसके लिए भी खुद को प्रिपेयर करना है। लेकिन खुद को हम लोगों ने एमसीक्यूज के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो एमसीक्यूज के हवाले से देखा जाए तो आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल नजर आएगी। लेकिन तमाम चीजों में परफेक्शन ना फ्रॉम द बिगिनिंग आती है, अगर आप परफेक्शन की तरफ जाना चाहती हैं। ऐसा नहीं है कि रातों रात आपको ये अलादीन का चिराग है रगड़ेंगे और आप अगले दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। और अकाउंटिंग सीखने के लिए देखें, ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपने चैप्टर 1 मिस कर दिया तो 2 समझ आ जाएगा, कभी भी नहीं समझ आएगा। और ये ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट 2 चैप्टर मिस कर दिया तो तीसरा समझ आ जाएगा, आप लोगों को नहीं समझ आने वाला। अकाउंटिंग ये हमेशा हर चैप्टर और हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ लिंक करता है। आपने एक दिन का लेक्चर ऑफ कर दिया, अगले दिन का लेक्चर नहीं समझ आता कि क्या हो रहा है, और जब अगला नहीं समझ आता तो आगे अकाउंटिंग मुश्किल लगती है। तो इस वजह से कोशिश करना है कि आप लोगों ने कोई ऑफ भी नहीं करना, अकाउंटिंग के दिनों में तो खास तौर पर कोई ऑफ नहीं करना, अदरवाइज आप लोगों का नुकसान होना। आपको अकाउंटिंग कभी नहीं समझ आने वाली। इवन कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप अपने टीचर के साथ करें, आप डेली का काम डेली करें, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये आपके रोजगार का जरिया है। और ये बात हकीकत है, आपको जितनी अच्छी अकाउंटिंग आती होगी उतनी सैलरी अच्छी होगी, उतना लिविंग स्टैंडर्ड हाई होना है आप लोगों का। विदाउट अकाउंटिंग आपको कोई भी नहीं रखेगा। तो इसलिए आप लोगों की अकाउंटिंग अच्छी होनी चाहिए। और ये अकाउंटिंग ऐसी नहीं है कि आपने सिर्फ पीआरसी में पढ़ी और फिर आपने इसे जान छुड़ा ली। ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप लोग पास करने के बाद आप भूल जाओ, नहीं, ये आगे और ज्यादा मुश्किल होकर आपके सामने है। फिर जब उसको पास कर लोगे और ज्यादा मुश्किल होकर आपके सामने आ जाता है। FAR 1, FAR 2, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर फाइनल में एडवांस अकाउंटिंग, फिर आर्टिकलशिप करते हुए अकाउंटिंग ही अकाउंटिंग। तो ये आपकी जान नहीं छोड़ने वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको टाइम दो, इस सब्जेक्ट से मोहब्बत करो। ये ऐसा तुम्हारा बनेगा कि यकीन करो कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। अगर आप इसको बोरियत में करते हो या आप बाय फोर्स कर रहे होते हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर ये फील्ड आपके लिए नहीं, फिर अपने लिए कुछ और सोचो। अगर अकाउंटिंग अच्छी लगती है तो रहो, इसी में रहो, कमाल की फील्ड। ऑलराइट, बाकी चीजों के बगैर शायद गुजारा हो जाए, अकाउंटिंग के बगैर नहीं होने वाला। तो इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ो, हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक, उसका हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पिक करो, और ये फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड लेकर चलो। और इसमें किसी किस्म का वो स्टॉप ना लगाओ, ये नॉन स्टॉप चलना चाहिए। क्लियर? देखें एग्जाम्पल नंबर 7। In respect of the following given examples of a transaction which would result in, हमने इससे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन थी और उसमें हम लोग बताते थे कि एसेट्स में इंक्रीज है, लायबिलिटीज में इंक्रीज है, डिक्रीज है, मूवमेंट्स के बारे में बताते थे। अब उसका रिवर्सल है, कहते हैं मुझे एक ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन बताओ जिसमें डिक्रीज इन लायबिलिटी हो एंड इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। अब हम लोगों ने इतनी सारी ट्रांजैक्शन पढ़ी थी, कहते हैं मुझे कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ कि मेरी एक लायबिलिटी में डिक्रीज हो लेकिन दूसरी लायबिलिटी में इंक्रीज आ जाए। तो बिजनेस की ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती है जिसमें दोनों लायबिलिटीज हो? जैसे आप लोगों ने देखा बहुत सी ऐसी ट्रांजैक्शन थी जिनमें दोनों एसेट्स होते थे, हाँ ना ऐसा? तो यहां पर वो कह रहे हैं दोनों लायबिलिटीज हैं लेकिन एक में इंक्रीज है
दूसरे में डिक्रीज है, तो ऐसी बिजनेस की कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती है? क्रेडिटर को पे कर दिया, लायबिलिटी में डिक्रीज आ गया, लेकिन पे अपने पैसे से नहीं किया, बैंक से लोन लेकर पे कर दिया, बैंक से लोन लेकर पे कर दिया, तो बैंक लोन भी तो एक लायबिलिटी है, वहां से लोन लिया वो इंक्रीज हो गया, क्रेडिटर को पे कर दिया वो डिक्रीज हो गई है। बात क्लियर? पेड क्रेडिटर बाय ऑब्टेनिंग बैंक लोन। अच्छा, ये इंग्लिश की ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन एक वैलिड स्टेटमेंट होनी चाहिए। जरूरी नहीं आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक बिजनेस की ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें पता चल सके आपने किया क्या है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है एक बैंक लोन पे करना था, लायबिलिटी में डिक्रीज आएगा, लेकिन किसी और बैंक से लोन ले लिया, किसी और बैंक से लोन लेकर पहले बैंक का लोन पे कर दिया, तब भी एक बैंक की लायबिलिटी में डिक्रीज है, दूसरे बैंक की लायबिलिटी में इंक्रीज आ जाएगा, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो रही है। तो इसी तरह ऑप्शन में ना उसने बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखी हुई होगी, उनमें से हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना होगा कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसमें एक लायबिलिटी में इंक्रीज और दूसरी लायबिलिटी में डिक्रीज। ओके, तो इन्होंने क्या लिखा है? पेमेंट ऑफ क्रेडिट बाय यूजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी तो एक लायबिलिटी ही है ना, मैं क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया, फिर या फिर बैंक से लोन ले लिया। नेक्स्ट देखें, इंक्रीज इन एन एसेट एंड डिक्रीज इन एन अदर एसेट। हाँ जी, ऐसी तो हजारों एग्जांपल्स आप लोगों को मिल जाएंगी। इंक्रीज इन एन एसेट एंड डिक्रीज इन एन अदर एसेट्स। अच्छा, एसेट की बात की तो मतलब करंट नॉन करंट कोई भी हो सकता है, तो हम लोगों ने फिक्स एसेट परचेज किया बाय कैश, फिक्स एसेट परचेज किया पेइंग बाय कैश, तो कैश का बैलेंस कम, फिक्स एसेट जो परचेज किया वो हाई हो गया, एक एसेट में इंक्रीज, दूसरे में हमारे रिसीवेबल ने हमें पेमेंट कर दी, हमारा ट्रेड रिसीवेबल था उसने हमें पेमेंट कर दी, हमारे डेटर ने, डेटर का बैलेंस कम, एसेट कम, जबकि हमारा कैश एसेट इंक्रीज हो गया। क्लियर? इन्होंने क्या लिखा है? परचेज अ मशीन अगेंस्ट कैश, मतलब फिक्स एसेट परचेज किया है और पेमेंट कर दी कैश से। नेक्स्ट, बात समझ आ रही है ना सब बच्चों को? डिक्रीज इन एन एसेट एंड डिक्रीज इन अ, सिंपल सा है क्या? अपनी लायबिलिटी पे कर दी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी पे कर दी कैसे? कैश से, पेइंग बाय चेक, बैंक बैलेंस कम हो गया। ऑलराइट जी, नेक्स्ट, डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट। कैपिटल में डिक्रीज कब आएगा? जब आप ड्राइंग्स करेंगे, तो बिजनेस ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए फंड्स निकाल लिए, तो जब फंड्स निकाले, कैश निकाला, तो कैश का बैलेंस कम, एसेट में डिक्रीज, और साथ में ड्राइंग्स इंक्रीज हो जाएंगी, लेकिन ड्यू टू इंक्रीज इन ड्राइंग्स कैपिटल कम हो जाता है। ऑलराइट, बात क्लियर है सब बच्चों को? चलें, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ये जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स हैं, ये जो आप लोगों की अब होम असाइनमेंट देने लगा हूं, फर्स्ट चैप्टर के एंड पर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स हैं। इन कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स में आप लोगों ने सॉल्व करनी है एग्जांपल नंबर 10, और इसकी जस्ट जर्नल एंट्रीज चाहिए मुझे। जो पहले हम लोग काम करते रहे कि हेड को आइडेंटिफाई करके एरो लगाना, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे इसका सॉल्यूशन सिर्फ इस फॉर्म में चाहिए, जर्नल एंट्रीज की फॉर्म। ऑलराइट, और प्रॉपर मेथड के मुताबिक चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।